ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सूर्यकांत। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ एक खास बात बता दें कि भारत ने केवल 21 दिनों में ही 50 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। कई अन्य देशों ने इस लक्ष्य तक पहुंचने में 60 दिन का समय लिया। श्रोताओं, इस सफलता के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है और हमने न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मित्रता के प्रतीक में मेड इन इंडिया वैक्सीन भेजी है। श्रोताओं, कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत कोविड वैक्सीनेशन नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर हैं और साथ ही आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल एक्सपर्ट भी हैं। इसके अलावा आप IMA एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटीज के नेशनल वाइस चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है और अभिनंदन करते हैं। जी सिद्धार्थ जी, नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सूर्यकांत से टोल फ्री नंबर 1800-115567 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक देश भर में कुल 56 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। आप इस लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि हर भारतीय को भारतीय होने पर आज गर्व करना चाहिए। एक तो मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन अगर कहीं होता है तो भारत देश में होता है। दुनिया भर की 60% वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो हमारे इंडिया में होती है। जी। दूसरी बात मैं बता दूं कि भारत के पास सबसे बड़ा अनुभव है चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को टीकाकरण प्रोग्राम किया जाता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज में हम शामिल हो गए हैं जिन्होंने कोविड के खिलाफ एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन निर्माण की है। तो हर भारतीय को आज गर्व होना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि अभी तक 56 लाख लोगों को 3 हफ्ते के अंदर बहुत ही फास्टेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है। नंबर 1 की स्पीड पर हमारे देश में जो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चल रहा है। और वाकई में वैसे तो हम डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, लेकिन हमने कई डेवलप्ड कंट्रीज को पीछे छोड़ दिया है इस टीकाकरण अभियान के। मुझे लगता है कि इसका श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका राजनीतिक कौशल और उनका जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है इस कोविड के खिलाफ जो हम साल भर हम सब लोगों ने देखा है, उसी का नतीजा है कि हमने न सिर्फ 2 इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप की हैं, बल्कि हम फास्टेस्ट और लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कोविड-19 के खिलाफ कर रहे हैं। जी। और डॉक्टर सूर्यकांत, इस समय हमारे देश ने, जैसा कि हमने बात की कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की एक नहीं 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी हमने भेजा है। और इस किफायती और प्रभावी टीके के लिए पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, जो विश्व में वैक्सीन के एक बड़े हब के रूप में उभरा है। तो क्या कुछ आप इन दोनों टीकों के बारे में कहेंगे? मैं कहूंगा कि देखिए, ऐसा है कि बहुत बड़ी बात है जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया है आत्मनिर्भर भारत। और 10-11 महीने के अंदर एक नहीं 2 वो भी इंडिजीनस स्वदेशी वैक्सीन बना लेना, ये बहुत बड़ी आत्मनिर्भरता की छलांग है मैं तो कहूंगा कोविड वैक्सीन के बारे में। और दूसरी बात कि बहुत देश हैं, करीब 100 देशों से ज्यादा लोग देख रहे हैं हमारी तरफ कि उनको ये वैक्सीन अवेलेबल हो हमारे देश से। इसके साथ साथ हमारा
एक विश्व बंधुत्व का एक संदेश भी गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1 करोड़ वैक्सीन की डोज अपने जो मित्र देश हैं, अपने जो पड़ोसी देश हैं, जो ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको जरूरत है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट के वैक्सीन की डोजेज दी जाएंगी। तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा देश कोविड से प्रभावित हुए हैं और 100 से ज्यादा देश आज हमारी तरफ देख रहे हैं वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी के लिए। और हमने एक विश्व बंधुत्व की बहुत अच्छा उदाहरण देते हुए 1 करोड़ वैक्सीन देने का जो फैसला किया है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छी पहल कही जाएगी। और डॉक्टर सूर्यकांत, आप भी उस प्रायोरिटी ग्रुप में आते हैं जिन्हें सबसे पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? अगर लगवाई है तो आपका अनुभव कैसा रहा है उससे, वो आप हमसे साझा कीजिए। जी सिद्धार्थ जी, हम लोग उस देश में रहते हैं जहां कहा जाता है कि अपने आचरण से आप लोगों को बताइए। जी, तो बिल्कुल ठीक सोचा है आपने, सही प्रश्न किया है और उत्तर देने वाला आपको विश्वस्त तरीके से ये आश्वस्त करना चाहता है कि जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम कोविड इम्यूनाइजेशन का लॉन्च किया था और पहले दिन पहला टीका, मैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को बिलोंग करता हूं, वहां पर रेस्पिरेटरी मेडिसिन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं और केजीएमयू का पहला चिकित्सक हूं जिसने पहले दिन पहला टीका लगवाया। तो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। जी हाँ, हम लोगों ने एक नजीर कायम की है, एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई चैरिटी बिगिंस एट होम, सबसे पहले आकर। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने हम डॉक्टर्स को सबसे पहले चुना है टीकाकरण के लिए और हम भी बहुत बढ़-चढ़ भाग ले रहे हैं और सबसे आगे आ रहे हैं टीकाकरण के लिए। अब मुझे लगता है कि डॉक्टर सूर्यकांत, जैसा कि आपने अपना अनुभव शेयर किया है, क्योंकि 16 को आपने वैक्सीन लगाई थी और आज आपको हम ये कहें कि 3 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे में जो आपका अनुभव है, लोग कहते हैं कि इससे बहुत सारी एलर्जीज हो सकती हैं, उन सब अफवाहों पर आप विराम लगा रहे हैं जो तरह तरह की सोशल मीडिया पर चलती रहती हैं? देखिए, मैं तो आपके श्रोताओं से कहूंगा कि भाई डॉक्टर सूर्यकांत अब 16 जनवरी को उन्होंने टीका लगवाया है, यानी मैंने टीका लगवाया है और 3 हफ्ते लगभग हो चुके हैं और तब से आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से, कोई मेडिकल लीव नहीं ली है, कोई छुट्टी नहीं ली है कि मुझे रेस्ट चाहिए, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझे बुखार हो रहा है, मुझे और कोई प्रॉब्लम हो रही है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो बहुत अच्छा रहा। बहुत ही पतली नीडल से, जो ऐसे लोग हैं जो इंजेक्शन के नाम से डरते हैं, उनको मैं श्रोताओं को क्लियर कर दूं, बहुत ही पतली नीडल होती है उसकी। और जब मुझे वैक्सीनेटर ने कहा कि सर ये एक्सपोज करिए और मैंने कहा कि हाँ मैडम लगाइए, तो उसने कहा कि अरे ये तो लग गया डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा अरे ये तो मुझे पता ही नहीं चला, इतनी पतली नीडल से लगाया। फिर उसने पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने कहा बिल्कुल नहीं हुई। फिर 40 मिनट करीब ऑब्जर्वेशन में मुझे रखा गया, वहां मेरा पल्स ली गई, पल्स ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन देखा गया, बीपी देखा गया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। केवल 2-3 दिन तक मुझे थोड़ा सा दर्द रहा और थोड़ी सी सूजन आई। तो मैं आप सबके श्रोताओं से क्लियर कर दूं कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, किसी भी तरह के भ्रम में न रहें, वैक्सीन को चुनें, वायरस को नहीं। जी डॉक्टर सूर्यकांत, वैक्सीन से ही हम 2021 में कोरोना मुक्त भारत बना सकते हैं। इसलिए इस टीकाकरण के अभियान में शामिल हों, अपनी बारी का इंतजार करें। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर्स और नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ है, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसे 3 करोड़ लोगों को पहले टीकाकरण लगेगा और उसके बाद अन्य लोगों की बारी आएगी। तो टीकाकरण के बारे में मैं आपको छोटा सा उदाहरण और, आपका छोटा बच्चा होता है घर में, आप उसको भी टीका लगवाते हैं। अरे भाई, छोटी मोटी जो रिएक्शंस हैं वो तो सबको होती हैं। बच्चा टीका लगवाते समय रोता है, फिर घर आते हैं तो उसको थोड़ा बुखार भी आ जाता है। तो ये छोटी मोटी जो रिएक्शंस हैं, एडवर्स इफेक्ट हैं, वो हर वैक्सीन के साथ होते हैं, हर टीका के साथ होते हैं। यही कोविशील्ड या कोवैक्सीन के साथ हो सकते हैं। लोकल साइट रिएक्शन हो सकती हैं जिसमें पेन हो सकता है, थोड़ा स्वेलिंग हो सकती है जैसा मुझे भी हुआ था, और जनरल रिएक्शन भी थोड़ा बहुत कुछ एडवर्स रिएक्शन हो सकती है, जैसे बुखार आ सकता है, कमजोरी लग सकती है, थकान हो सकती है, सिर में भारीपन, सिर दर्द हो सकता है। तो ये इस तरह के छोटे मोटे जो एडवर्स इफेक्ट हैं जो हर तरह के टीका में होते हैं, जो कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा एडवर्स इवेंट नहीं है जो केवल और केवल कोविड वैक्सीन नहीं होगा।
तो मैं पूरी तरह से आपके श्रोताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपने चिकित्सकों, आप अपने वैज्ञानिकों, आप अपने देश की प्रतिभा, इन सब पे पूरा विश्वास रखें। वैज्ञानिक तरीकों से खरे उतरे हुए दोनों टीका हैं, दोनों के साइंटिफिक बैकग्राउंड हैं, और जब डॉक्टर सूर्यकांत लगवा सकते हैं या बहुत सारे डॉक्टर्स लगवा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? तो आपकी बारी आए तो आप भी टीकाकरण अभियान में शामिल हों। डॉक्टर सूर्यकांत, जिस तरह से आपने अपने निजी अनुभव को हमारे श्रोताओं से साझा किया, मुझे लगता है कि आपका जिस तरह से आपने एक एक बात बताई कि टीका लगाने आप कैसे पहुंचे, इसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा, आपके 2-3 दिन कैसे रहे, और उसके बाद की पूरी जो आपकी लाइफ स्टाइल थी वो बिल्कुल वैसी ही रही। अब तक मैंने मेडिकल लीव भी नहीं ली जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये एक आई ओपनर है और ऐसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है जो इसे लेकर कहीं न कहीं भ्रामक खबरें फैला रहे हैं या लोगों का अटेंशन ले रहे हैं। और डॉक्टर सूर्यकांत जी, आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे कि जिन लोगों को 16 जनवरी को टीका लगाया गया था, उनके टीकाकरण की दूसरी खुराक भी इस महीने की 13 तारीख से शुरू होनी है, जैसा कि आज स्वास्थ्य सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन की दोनों डोज के बीच कितना अंतराल होना चाहिए, और जैसे 16 जनवरी को लगाया तो क्या अब 13 तारीख से आपको दूसरा टीका लगेगा, या इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिन 16 जनवरी को मुझे पहला टीका लगा था, उस दिन मुझे एक वैक्सीनेशन कार्ड मिला था, और उस वैक्सीनेशन कार्ड पर लिखा हुआ है कि आपकी अगली जो डोज लगेगी वो 15 फरवरी को लगेगी जी। तो 2 डोजेस, पहले तो प्रश्न उठता है कि 2 डोज क्यों है, और फिर यह है कि दोनों में अंतर क्या होना चाहिए। 2 डोज इसलिए है क्योंकि एक डोज जब दी जाती है तो एक बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम एनहांसमेंट, यानी इम्यूनिटी, कोविड वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एक इम्यूनिटी पैदा हो, इसकी प्रोसेस शुरू हो जाती है। लेकिन ये देखा गया है कि ये प्रोसेस सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है आपको पूरी हद तक कोविड को प्रोटेक्शन देने के लिए, इसलिए दूसरे डोज की भी आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा पोलियो में वो एक पल्स पोलियो अभियान चला था, तो छोटे 5 साल के छोटे बच्चों पर थोड़े दिनों बाद बार बार अंतराल पे, रिपीटेड इंटरवल्स पे जो है वो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती थी। इसमें 2 डोजेज हैं और ये 4 हफ्ते के अंतर पर लगनी चाहिए। 4 वीक्स, मतलब ऑन एन एवरेज 4 वीक्स। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे 16 जनवरी को लगा और अगली डेट मुझे 15 फरवरी की दी हुई है जी। तो ये दोनों डोजेज, ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक डोज लगवा दें और फिर कहें अच्छा भाई काम चल गया, फॉर्मेलिटी हो गई। तो इसको शिद्दत के साथ मैं आप सबसे श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि दोनों, जब भी आपका टीकाकरण का बारी आए तो दोनों डोज लगवाइए और दोनों के बीच में 4 हफ्ते का अंतर होना चाहिए जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की है कि दोनों डोज लगवाने के बाद ही जो इम्यूनिटी है वो पूरी तरह से आएगी और हमें दोनों डोज को लगवाना है, और जो निश्चित अंतराल इसके लिए फिक्स किया गया है उसके बाद लगवाना है इसे। और इस बीच डॉक्टर सूर्यकांत, हमारे बहुत सारे पूरे देश से लिसनर्स हैं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे सवाल करते हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, और हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर दिल्ली से रमेश कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। रमेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी रमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, रमेश जी से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है किन्हीं कारणोंवश। डॉक्टर सूर्यकांत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बार टीकाकरण कराने के बाद कोविन ऐप इस समय जो इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर टीकाकरण प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो क्या आपको वो प्रमाण पत्र, जैसे पहला आपने टीका लगाया तो वो प्रमाण पत्र मिला, फिर आप सेकेंड डोज जब लगवाएंगे तो क्या वो आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, इसकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि कोविड ने हमको कष्ट दिया है तो दूसरी तरफ हमें अपॉर्चुनिटी भी दी है जी। मेरे ख्याल से पहला ये वायरस है जिसने प्रॉब्लम देने के साथ साथ कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, कुछ हमें इमर्जिंग एक प्लेटफॉर्म दिए हैं। उसी में से एक प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप देखिए, बच्चों की एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म से हुई, डॉक्टर्स का कंसल्टेशन हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिला, हमारी जो कॉन्फ्रेंसेस होती थी उसमें हम दूसरे शहर में जाकर इकट्ठा होते थे, हॉल में सेमिनार्स करते थे, अभी हम ऑनलाइन सेमिनार कर लेते हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं। तो इसी तरह इस डिजिटल जो अपकमिंग प्लेटफॉर्म बना, भारत सरकार ने उसी का इस्तेमाल करते हुए कोविन ऐप, और ये बहुत ही हाईली एम्पावर्ड सॉफ्टवेयर है कोविन ऐप, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन में
और जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है पूरा डेटाबेस इकट्ठा करने में कि कितने लोगों को कब वैक्सीन लगी, कब है। इवन आप सोचिए कि पर्सन का नाम, उसका मोबाइल नंबर, किसने वैक्सीन लगाई, उस वैक्सीनेटर का नाम, उसका वैक्सीनेटर का मोबाइल नंबर, किस सेंटर पे लगा, उस जगह का एक मोबाइल नंबर और पूरा डिटेल, ये सब कोविन ऐप में दर्ज होता है जी। और इसी के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी, जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट है कि हाँ आपको लग गया है, वो भी इससे मिलता है। तो मैं कहूंगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा उपयोग किया जा रहा है। इससे अच्छा उपयोग और नहीं हो सकता था और इसी बहाने हमारा पूरी तरह से एक डेटाबेस तैयार हो रहा है और रोज का रोज, जिस दिन शाम को वैक्सीनेशन सेशन सब सेशन से खत्म होता है, एक हमारे पास तुरंत डेटा आ जाता है। जैसा अभी आपने कहा कि 3 हफ्ते के अंदर 56 लाख लोगों को लग गया। पूरे दुनिया में अगर हम देखें तो 10 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों को टीकाकरण अब तक हो चुका है। तो बहुत बड़ी ये कोविन ऐप जो है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत यूजफुल ऐप है, जिसके बहाने हम ये डिजिटल मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन की। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत। डॉक्टर सूर्यकांत से आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हम रुक करते हैं उत्तराखंड का, जहां से हमारे साथ टेहरी गढ़वाल से जुड़ चुके हैं संजय जी। संजय जी नमस्कार। सिद्धार्थ भाई नमस्कार आपको। जी संजय जी बताइए, आप सुदूर पहाड़ों से आपको भी नमस्कार फोन कर रहे हैं। हाँ जी नमस्कार। मैं टेहरी से बोल रहा हूँ, है ना। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर एक मेरे मन में एक शंका है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको कोविड की वैक्सीन नहीं लगेगी, है ना। जी जी। सपोज अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को कोरोना हो चुका है, उसको कोरोना पॉजिटिव है, तो उस हालत में उस महिला को क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि टीका तो उसको लगना ही नंबर 1। जी। दूसरा, हम लोगों को भी टीका लगना है क्योंकि हम लोग कर्मचारी वगैरह में आ जाते हैं। तो ये जितना भी डाटा है, क्या ये डाटा पहले कलेक्ट करेंगे हमसे? जी डॉक्टर सूर्यकांत। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न मुझे क्लियर नहीं हुआ, दूसरा प्रश्न जरा दोबारा बता जी। पहला तो इन्होंने ये पहला सवाल ये पूछा है कि गर्भवती महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनके लिए टीकाकरण की क्या व्यवस्था है, और अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना हो चुका है, वो पॉजिटिव हो चुकी है, तो क्या प्रिकॉशंस ने, पहले इसका आंसर करते हैं। जी देखिए, प्रेग्नेंट लेडीज को टीका नहीं लगना है ये बात बिल्कुल तय है। वो इसलिए क्योंकि इस कोविड वैक्सीन का दुनिया के किसी भी देश में क्लिनिकल ट्रायल नहीं किया गया है और जब तक हम ये सिद्ध न कर दें कि प्रेगनेंसी में सेफ टीका है, तब तक हम प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं, यानी गर्भवती महिलाएं और बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं, इनको हम टीकाकरण नहीं करेंगे। इसी तरह 18 साल से कम बच्चों को भी हम टीकाकरण नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं। जी। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है कि कोविड वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज में नहीं रिकमेंडेड है और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनमें भी रिकमेंडेड नहीं है। और दूसरा प्रश्न आपका? जी, ये जानना चाह रहे थे कि जो आम लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उन्हें वैक्सीन कैसे लगाई जाएगी। अच्छा, और दूसरा आपने पूछा कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं कोविड से। जी। तो देखिए, इसका मूल मंत्र है मिलें तो नमस्ते करें। हमारी भारतीय संस्कृति में पहले मिलने पे नमस्ते ही किया जाता था और कोविड ने इस भारतीय संस्कृति का जो अभिवादन है इसको ग्लोबल बना दिया है। पूरी दुनिया में अब ग्रीटिंग्स नमस्ते से होने लगी है। इसको आप लागू रखें, जारी रखें, गर्भवती महिलाएं भी, और मिलें तो आपस में एक दूसरे से वैसे आलिंगन करके या वैसे ना मिलें, बल्कि नमस्ते करके मिलें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ धोते रहें और बाहर निकलने पर मास्क लगाएं। इसको आम भाषा में मैं कहता हूं सोशल वैक्सीन, जो आपने 2020 में पूरी तरह से लागू की है। तो बायोलॉजिकल वैक्सीन प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लग सकती है, लेकिन वो सोशल वैक्सीन तो पालन कर सकती हैं, तो इसलिए वो सोशल वैक्सीन का पालन करती रहें, क्योंकि ये वैक्सीन बायोलॉजिकल वैक्सीन यानी जो कोविड वैक्सीन है वो उनको नहीं लग सकती है। दूसरा एक बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रयोग किया था, आयुष मिनिस्ट्री से रिकमेंडेड है भारत सरकार से, कि पानी उबाल के थोड़ा भाप लेते रहें और स्टीम जब आप लेते रहते हैं तो ये भी सहायक होता है
कोविड वायरस के ट्रांसमिशन के लिए। तो ये 2 काम करें। तीसरा इन्होंने कहा कि आम पब्लिक की रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन के बारे में। तो मैं आपको बताऊं कि 3 फेजेस का वैक्सीनेशन भारत सरकार ने प्लान किया है। फर्स्ट लाइन में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, यानी हम डॉक्टर्स और नर्सेस और हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, और फ्रंट लाइन वर्कर जिसमें सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, सैन्यकर्मी और बहुत से मीडिया कर्मी, ये सब लोग आते हैं। तो ऐसी करीब 3 करोड़ संख्या है जो पहले वैक्सीनेट होनी है। उसका फास्टेस्ट बहुत प्रोसेस चल रही है। और दूसरे स्टेज में जो आते हैं वो करीब 27 करोड़ वो लोग हैं जो या तो बुजुर्ग हैं, यानी 50 वर्ष से ऊपर हैं, या किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे बीमार और बुजुर्ग लोग 27 करोड़ हैं, वो सेकेंड फेज में आएंगे। उसके बाद थर्ड फेज में आम आदमी आते हैं, यानी कि जो 50 वर्ष से कम है और बीमार भी नहीं है। तो इन सबको थर्ड फेज में आएगा। उसके लिए आपका कोविड रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, और कोविड रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा कि आपका इस तारीख को इस सेंटर पर और इस सेशन में कोविड वैक्सीनेशन होना है, और उसके हिसाब से आप अपना टीकाकरण करा सकते हैं। जी। और इस बीच हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से सुशील कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सुशील जी नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर हमको ये जानकारी लेनी है जिसके कोरोना हो जाए सर। जी जी। तो सर उसका फेफड़े में कोई दिक्कत आ सकती है? जी, ये फेफड़े में कोई दिक्कत आ सकती है, ये जानना चाहते हैं। और जैसा कि आपकी डॉक्टर सूर्यकांत आपकी स्पेशलिटी है, आपका डिपार्टमेंट है जिस डिपार्टमेंट, तो ये बहुत अहम सवाल और एकदम राइट पर्सन से किया गया है। जी सिद्धार्थ जी, मैं सौभाग्य कहूँ, अपना दुर्भाग्य कहूँ, जो भी समझ लीजिए, मैं फेफड़े का ही चिकित्सक हूँ। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित अंग है कोरोना में वो फेफड़े ही होते हैं। जी। मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कोविड में। जब कोई कोविड पीड़ित व्यक्ति, यानी कोविड पॉजिटिव, कोविड जिसको हो चुका है, वो व्यक्ति जब खांसता है या छींकता है तो करोड़ों वायरस निकलते हैं। 1 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों वायरस निकलते हैं। और ये विभिन्न उसमें मीडियम में इनकी जो स्टेबिलिटी है वो अलग अलग है। जैसे ये वायु में 8 घंटे रह सकते हैं, और दूसरे सरफेसेस पे अलग अलग 48 घंटे से लेके 5 दिन तक रह सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि 3 तरह से इसका संक्रमण होता है: संक्रमित वायु से, संक्रमित व्यक्ति से, और संक्रमित वस्तु से। जी। इन तीनों से हमारा बचाव करने के लिए क्या करना है हमको जैसा हमने बताया अभी कि 2 गज की दूरी रखनी है, बाहर निकलने पर मास्क लगाना है, हाथ धोते रहना है, वगैरह वगैरह। अब इन्होंने कहा कि फेफड़े, जी हाँ, फेफड़े बहुत प्रभावित होते हैं। अगर किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो वायरस उसके नाक से, यानी सांस से नाक होता हुआ और ये गले में होता हुआ फेफड़े तक पहुंचता है। अब किसी की इम्यूनिटी अच्छी है तो ये संक्रमण सीमित हो जाता है नाक तक। अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर है तो ये गले तक पहुंच जाता है, गले के लक्षण, नाक और गले के लक्षण पैदा करता है। और किसी की इम्यूनिटी और कमजोर है तो फेफड़े को बुरी तरह प्रभावित कर देता है, निमोनिया करता है। और इसके साथ साथ एक ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी हो जाता है। तो इनका प्रश्न और इनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है कि फेफड़े सर्वाधिक और गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले अंग हैं इस कोविड-19 से। जी डॉक्टर सूर्यकांत, आपने बहुत विस्तार से सवाल का जवाब दिया। और इस बीच हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर का, जहां से दुलाराम जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। दुलाराम जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब? जी सर, चक्काभट्टा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से दुलाराम नारवानी बोल रहा था। जी सर, मेरा सवाल है कि मेरी भाभी जो है 70 साल की है जी, और उनका BP। जी दुलाराम जी बताइए। हाँ जी डॉक्टर साहब, लगता है उनसे हमारा संपर्क किसी तकनीकी कारणों के साथ नहीं हो पा रहा है। आपने ये बात बताई डॉक्टर साहब, अभी हम लंग्स के बारे में, फेफड़ों के बारे में बात कर रहे थे, और चूंकि आप उसी स्पेशलिटी से आते हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कोरोना हो गया है, और पोस्ट कोरोना अगर हम सिम्टम्स की बात करें या इफेक्ट की बात करें, तो अभी भी बहुत सारे लोग ऐसी कंप्लेंट्स करते हैं कि उनके फेफड़ों में शिकायत रहती है, या क्या कुछ ऐसा है इसके बारे में? जी बिल्कुल ठीक है आपका सिद्धार्थ जी, प्रश्न बहुत ही पर्टिनेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है। तो क्या है कि कई लोगों को तो कोविड होता है, ठीक हो जाता है और बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं, लेकिन सब लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है,
कोविड होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक बहुत सारे समस्याएं और बहुत सारी लक्षण बने रहते हैं। इसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं या पोस्ट कोविड सिक्वली कहते हैं जी। और इस विषय के लिए मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि इस विषय पे करीब 18-20 इंडिया के एक्सपर्ट हम लोग मिले और हम लोगों ने इंडियन जर्नल ऑफ चेस्ट डिजीजेज एंड अलाइड साइंसेज पे एक दिसंबर के ही इशू में, बिल्कुल लेटेस्ट इशू है दिसंबर 2020 का, उसमें एक कंसेंसस स्टेटमेंट छापा है, एक पब्लिश किया है कंसेंसस स्टेटमेंट, यानी सार्वजनिक जो हमारी एक्सपर्ट की सहमति है वो पोस्ट कोविड सिक्वली के बारे में है कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन कौन से अंग प्रभावित हो सकते हैं और कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे उनकी डायग्नोसिस की जाए। तो उस सौभाग्य से उन एक्सपर्ट में मेरा भी नाम है, मैं भी उसमें शामिल हूं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कोशिश की है कि देश के सभी चिकित्सकों को और सभी पब्लिक को ये उसमें एक तरह से गाइडलाइंस दी हैं, कंसेंसस स्टेटमेंट है वो, कि पोस्ट कोविड यानी सबसे ज्यादा क्या हो सकती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है, यानी लंग के अंदर जो है वो फेफड़ा थोड़ा सिकुड़ सकता है, उतना फेफड़ा उसका कार्य प्रभावित हो सकता है जी। और इसके अतिरिक्त थोड़ी नींद आने की समस्या हो सकती है, किसी किसी को मस्कुलर क्रैम्प्स हो सकते हैं, किसी किसी को थकान, कमजोरी, सिर में दर्द, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं और वीकनेस तो बहुत कॉमन है। तो ऐसे बहुत सी समस्याएं देखी गई हैं और उन सबको उस आर्टिकल में, उस कंसेंसस स्टेटमेंट में हम लोगों ने समाहित करने की कोशिश की है और कैसे कैसे उसका उपचार करना चाहिए ये भी है। तो अगर किसी को कोविड के बाद भी समस्या रहती है तो अपने चिकित्सक से परामर्श लें और उसका उपचार करवा लें जी। और डॉक्टर सूर्यकांत, चिंता करने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे 3 महीने के अंदर काफी कुछ समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो 3 महीने के बाद भी रह सकती हैं जी। और हमारे एक कॉलर दिल्ली से रमेश कुमार जी पहले जुड़े थे, अब इनका फोन दोबारा लग गया है। रमेश कुमार जी बताइए क्या जानना चाहते हैं, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। हाँ डॉक्टर ये मैंने ये पता करना था कि दिल्ली में बुजुर्गों को कब तक वैक्सीन लगेगी। हाँ और दूसरा ये है कि जो बुजुर्ग जैसे डायबिटीज की या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो वो वैक्सीन लगाना उनके लग सकता है या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए अब जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन बहुत फास्ट स्पीड से चल रहा है और बहुत जल्दी ही ये अगले महीने तक समाप्त होने वाला है। उसके बाद जो नंबर आने वाला है वो बुजुर्गों और बीमार लोगों का ही आने वाला है, यानी कि जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर है या वे लोग जिनकी उम्र तो 50 साल से कम है लेकिन डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, लिवर डिजीज, लंग डिजीज और किडनी डिजीज, ये सब बीमारियां हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये टीकाकरण अभियान इन सब लोगों को अगले फेज में होने वाला है और इस फेज में आपको बता दूं कि चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो या अन्य बीमारी हो, जो दवा आप ले रहे हैं उस दवा को लेते रहिए, अपनी वो बीमारी कंट्रोल रखिए। कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है बीमारी होना, अर्थात अगर आप कोई बीमारी है आपको, इनमें से डायबिटीज या अन्य बीमारियां, तो आप टीका जरूर लगवा सकते हैं। बस केवल एक शर्त है कि जिस दिन टीका लगवाने जाए उस दिन आपको बुखार ना हो और कोई उस बीमारी का एक्यूट अटैक ना पड़ा हो। उदाहरण लेता हूं, जैसे मैं लंग का स्पेशलिस्ट हूं तो अस्थमा के हमारे बहुत रोगी होते हैं, सांस के रोगी होते हैं। तो सांस का रोगी अगर इनहेलर ले रहा है, अस्थमा उसका ठीक कंट्रोल चल रहा है तो वो टीका लगवा सकता है। लेकिन मान लीजिए जिस दिन उसे डेट मिली और उस दिन उसको अस्थमा का अटैक हो गया तो वो टीका नहीं लगवा सकता जी। बिल्कुल। और कोई बीपी का मरीज जी डॉक्टर सूर्यकांत, आपने ये जो बातें हमें बताई हैं बहुत हमारे श्रोताओं के काम में आने वाली हैं। समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी डॉक्टर सूर्यकांत, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर सूर्यकांत ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर सूर्यकांत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।